नमस्कार दोस्तों, आइए हम डिस्कस करते हैं भारत के दो बहुत ही बड़ी कंपनीज जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में है, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों स्टॉक्स की लेटेस्ट न्यूज़ को देखेंगे और चार्ट के माध्यम से हम इनके फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद हाई एक्यूरेसी के संग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप स्टॉक्स में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्त, क्योंकि एंड में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट टारगेट्स इसके क्या होने चाहिए, स्टॉप लॉसेस क्या रखने चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, इन स्टॉक्स पे हम चर्चा शुरू करें। तो दोस्तों, अगर मैं लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूं इन दोनों स्टॉक्स में, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जो शेयर प्राइस है वो अभी 52 वीक हाई चल रहा है। इसने एक्चुअली में ये तो 52 वीक हाई दिसंबर 8 को बनाया था। इनमें पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि ये बेंगलुरु में बहुत बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद अभी ये 1264 रुपये के आसपास है, तो ये अपने 52 वीक हाई से अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। अगर दोस्तों मैं डीएलएफ रेंटल आर्म की बात करूं, तो इनके जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है आज की वो ये है कि इनकी रेंटल आर्म ने जो है वो हाइंस स्टेक को खरीदेगी गुरुग्राम में 780 करोड़ में। ये एक इनकी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ ही दोस्तों, इनके एक अच्छी चीज़ ये हुई है पास्ट में दिसंबर में कि ये डाउ जोन्स सस्टेबिलिटी इंडिसेस में ऐड हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी इनकी थोड़ी शेयर प्राइस बढ़ी थी। तो ये दोनों कंपनी भी काफ़ी, अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूं तो इंडिया की टॉप में है। तो दोस्तों, अगर मैं प्राइस डेटा की बात करूं तो डीएलएफ की करंट प्राइस 226 रुपये के आसपास है। 52 वीक लो इसने 114 का बनाया था और 52 वीक हाई इसने रिसेंटली 233 रुपये का बनाया था। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी अपने 52 वीक हाई भी वो बना चुकी है 1404 रुपये का। करंट प्राइस इसका 52 वीक हाई के पास है 1364 और 52 वीक लो इसने 505 रुपये का बनाया था। तो इन्होंने कोरोना से सबसे ज़्यादा हिट भी, रियल एस्टेट बहुत बुरी तरह हिट हुआ था, बट उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है और ये दोनों स्टॉक्स ने उसमें खासकर इनकी रिकवरी तो बहुत ही बेहतरीन हुई है। तो आइए दोस्तों, हम चार्ट के माध्यम से इन स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं डीएलएफ की बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखूं, तो इन्होंने कंपनी की डेप्थ लो है, थोड़ी सी प्रॉफिट्स इनकी बढ़ी है कोरोना के बाद। चार्ट पे अभी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है डीएलएफ, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं दोस्तों क्या क्या इशूज़ है उसकी बात करूं, तो इसमें आप देखेंगे कि एसेट्स से प्रॉफिट्स नहीं बन रही है, पुअर कैश इनका थोड़ा गड़बड़ जनरेट हो रहा है, पिछले 2 सालों से कैश इनका कम बढ़ रहा है। ये ओवरऑल, क्योंकि हमारे जो रियल एस्टेट सेक्टर है इंडिया का, उसमें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, इसी वजह से डीएलएफ के शेयर्स भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। बट ओवरऑल आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, तो लॉस टू प्रॉफिट ये कंपनी हुई है, जो कि अच्छी बात है। बाकी तो चार्ट्स रिलेटेड है। जो एक थ्रेट्स इसमें देखने लायक है कि इनका रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस और लीगल केसेस डीएलएफ पे काफ़ी चलते रहते हैं, अगर आप न्यूज़ पे देखेंगे तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। बट क्योंकि रियल एस्टेट के सेक्टर्स में वैसे भी ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं केसेस, तो इसको हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके करना है। तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, अभी के लिए मैं डीएलएफ को नहीं सजेस्ट करूँगा। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आप 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर तक मैक्सिमम इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसका प्राइस मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो ये हमें अच्छी प्रॉफिट्स दे के जा सकता है शॉर्ट टर्म में। फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है। तो दोस्तों, अगर मैं इसका रिसेंट में देखूं कि इसने कैसी राइज दी है, तो ये आप देखिए, अगर यहाँ 30 अक्टूबर से मैं देखूं तो इसने, इसके पहले तो ये काफ़ी हद तक एक्यूमुलेशन जोन में था, थोड़ा थोड़ा बढ़ता था या गिरता था, फिर उसके बाद उसने गजब ही राइज दी है। 30 अक्टूबर के बाद इसने, ये देखिए, 160 रुपये का शेयर आपका 240 रुपये के आसपास तक पहुँच गया था, 234 के आसपास ये पहुँचा था। तो बहुत ही बेहतरीन राइज दी है इसमें। तो अगर मैं दोस्तों इसके अभी हमें एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो मेरा मानना है कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है एकदम। आप अगर इसी प्राइस पे एंटर करो, मेरा मानना है आप इसे 3-4% का करेक्शन देने दो, 215 से 220 रुपये के बीच में एंटर करो, तो वो ज़्यादा बेटर पोजीशन होगी। या फिर इसे 240 रुपये के ऊपर का ब्रेकआउट दोने दो। तो अभी इसका काइंड ऑफ 220 से 240 के बीच आप नो ट्रेडिंग जोन के आसपास मान के चल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इसका एकदम क्लियर नहीं है। मार्केट गिरेगी तो हो सकता है ये शेयर बहुत तेज़ी से गिर जाए, तो वो हमें चीज़ों को देखना है। अगर दोस्तों मैं इसके टारगेट्स की बात करूं, तो हम इसमें शॉर्ट टर्म में 260-70 रुपये तक का टारगेट देख सकते हैं और आने वाले दिनों में 300 रुपये तक के टारगेट्स भी हम इसमें देख सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये जो इसका 200 का लेवल था, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि अभी ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे इसने कई बार इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करके पास्ट में ये लौटा है इस लेवल से। फिर अभी जो इसका लेवल है वो ठीक ठाक लेवल है। यहाँ पे भी ये कोरोना के थोड़ा पहले थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन में था इसी एरिया में, वहाँ पे कि अब ये दोबारा पहुँच चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे ये कुछ टाइम एक्यूमुलेट करे, तो आपको यहाँ पे पेशेंस बना के रखना पड़ेगा और मार्केट के मूवमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में कभी कभार क्योंकि बैड न्यूज़ आती है तो बहुत तेज़ी से गिरता भी है। आइए दोस्तों, अब हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर मैं दोस्तों इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करूं थोड़ी सी, तो ये देखेंगे कि नेट प्रॉफिट्स इनकी बढ़ रही है 2 सालों से, बुक वैल्यू इनकी बढ़ रही है, कंपनी में कोई प्लेज नहीं है, FIFPIs ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, 52 वीक हाई के बढ़ रहा है, प्राइस मोमेंटम इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीकनेसेस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो शेयर होल्डर फंड को उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कैश, क्योंकि रियल एस्टेट थोड़ी इंडस्ट्री नेगेटिव में चल रही है, तो ज़्यादातर इनका वो एज सच कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बट रियल एस्टेट सेक्टर में है वो थोड़ा सा इंडिया में 2 साल में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से ये भी थोड़ा सा गिरावट, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज फंडामेंटली। बट एक्चुअली में ये बहुत ही काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है अगर आप इसके पहले के पास रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो। अगर मैं इसमें थ्रेड्स को देखूं तो ये थोड़ी सी एक जो इसमें चिंता वाली बात है कि इनसाइडर्स ने अपने स्टॉक्स बढ़ाए, लेकिन साथ ही फिर FPIs ने खरीदे भी है, ये जैसे कि, तो थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल काइंड ऑफ चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इनसाइडर्स नॉर्मली स्टॉक्स बेच रहे हैं तो वो बताता है कि कंपनी में कुछ शायद गड़बड़ होने वाला है। बाकी दोस्तों अगर मैं टर्न अराउंड की बात करूं तो इसका अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो इसमें अच्छी है कि पॉजिटिव ग्रोथ इनमें काफ़ी अच्छी हुई है, सेल्स एंड प्रॉफिट में रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई है, अभी तो चार्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो इसे जो और फंडामेंटली ये DLF से मुझे पर्सनली थोड़ी सी ज़्यादा बेटर कंपनी लगती है, तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकता हूँ। चार्ट्स पे देखिए ये दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगी। इसने भी देखिए दोस्तों यहाँ 6 नवंबर के बाद से क्या बेहतरीन इसने भी राइज दिया है DLF की तरह, थोड़ा सा उससे बेहतरीन गजब ही राइज दिया। ये देखिए एकदम स्ट्रेट आपकी मतलब ट्रेंड लाइन इसकी एकदम ही मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60 डिग्री पे जा रही है। अगर मैं दोस्तों इसकी लेवल्स की बात करूं तो इसका जो ये लेवल था आपका 1100 का आसपास का लेवल था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जिसने इसको ये काफ़ी कंफर्टेबली अभी इसके काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो इससे पता चलता है कि इस प्राइस के ऊपर ये 1100 के ऊपर तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मार्केट में कोई बहुत भयंकर करेक्शन नहीं आया तो 1100 के ऊपर तो ये अपने आप को ईजिली मेंटेन करके चलेगा। अगर दोस्तों मैं इसकी लॉन्ग टर्म के टारगेट्स की बात करूं तो ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसके बाद इसमें क्या होगा अगर ये कंपनी इसी तरह अच्छा कर पाई तो हमें आने वाले दिनों में उसमें 1800 2000 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। RSI अभी इसकी ठीक ठाक देखिए चल रही है, बीच में ओवरसोल्ड जोन में गया था तो वहाँ से फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, बाकी इसमें RSI इसकी 40 के ऊपर ही काफ़ी टाइम से मेंटेन चल रहा है, तो इससे चलता है कि स्टॉक में भी स्ट्रेंथ काफ़ी है। वॉल्यूम बेस में ठीक ठाक हमारे बढ़िया ही दिख रहे हैं, कब देखिए यहाँ पे काफ़ी कम चल रहे थे, फिर एकदम से अभी देखिए पिछले 2-3 महीनों में इसमें वॉल्यूम में भी काफ़ी बढ़ावट हुई है, तो ये स्टॉक एक हमारा अच्छा कंसिडरेशन हो सकता है प्रॉफिट्स के लिए। तो आइए दोस्तों अब हम इन दो DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के टारगेट्स को देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो अगर दोस्तों मैं DLF की बात करूँ तो आप इसे या तो 210 रुपये के आसपास खरीदिएगा या जब ये 230 या 235 के ऊपर पहुँच जाए तब खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 250 का देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 300 रुपये तक का भी देख सकते हैं। आप स्टॉप लॉसेस को अकॉर्डिंगली ट्रेल कर सकते हैं। तो बाकी स्टॉप लॉस आप 195 या 215 रुपये के आसपास का लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्राइस पे खरीद रहे हैं। अगर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करूं दोस्तों तो अभी इसमें मुझे जो चार्ट देख के लग रहा है कि थोड़ा सा शायद इसमें गिरावट आए 3-4% की, तो आप इसको 1300 रुपये के आसपास खरीदिएगा। या फिर अगर इसने अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया और 1400 के ऊपर सस्टेन किया तो आप वहाँ पे भी इसको खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें 1500 लेके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 1800-1900 तक भी आराम से आने वाले दिनों में देख सकते हैं अगर मार्केट ने अच्छा सपोर्ट दिया तो। अगर स्टॉप लॉस है इसमें 1350 या 1200 का रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस लेवल पे खरीद रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है, वहाँ पर आप हमें प्लीज़ फॉलो करिए।
साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये किसी भी तरह ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में रिस्क होते हैं, तो आप अपना कैपिटल, क्योंकि आपका लॉस भी हो सकता है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपके मन में जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें।